गाइस माय नेम इज दानिश एंड यू वाचिंग टेक्नो व्हील्स। आज की वीडियो का टॉपिक को थोड़ा सा साइड रख के पहले मेरे को ये बताओ मेरी शक्ल कैसी लग रही है। काफी मेरा फेस कैसा लग रहा है। काफी टाइम बाद ये वेल ग्रूम्ड होके मैं आया हूँ आपके साथ फर्स्ट टाइम सामने ये वेल ग्रूम्ड होके आया हूँ मैं। यार ये कोरोना सीजन की वजह से ना थोड़ी कटिंग वगैरह नहीं करा रहा था। ये बाल माथे के आगे आंखों के आगे अभी ये नहीं आएंगे। सो अभी कल कटिंग करा के और कल रिलेटिव्स भी आए थे, थोड़ा बिजी भी था, दैट्स वाई कल वीडियो भी नहीं आ पाई, उसके लिए भी सॉरी। सो आज की वीडियो का टॉपिक है कि आज जो केटीएम बाइक्स है, वाई केटीएम बाइक्स आर सो प्रेफरेबल, आर सो फेमस इन स्पोर्ट्स बाइक कैटेगरी। क्यों हर इंसान बोलता है, ऑलमोस्ट हर इंसान जो बाइक लेने वाला वो और किसी को अगर पूछता है तो वो क्यों बोलता है कि केटीएम की स्पोर्ट्स बाइक ले लो, केटीएम की कोई बाइक ले लो अगर तुम स्पोर्ट्स कैटेगरी में जाना चाहते हो तो। चाहे थोड़ी सी महंगी है, चाहे 1-1.5 लाख ज्यादा लग जाए, बट फिर भी तुम केटीएम की ही बाइक लो। रीजन ओके, केटीएम की बाइक की एक हिस्ट्री है। इन अर्ली 1934 देयर वाज अ पर्सन जॉन ट्रैंकन पोल्स जिसने एक कार रिपेयरिंग की शॉप खोली थी। ओके, इन 1941 उसने सोचा क्यों ना मैं अपनी एक बाइक्स बेचना शुरू करूं। तो उसकी कंपनी जो नाम उसकी जो शॉप का नाम पड़ा था वो था क्राफ्ट फैट्जियोग ट्रंकन पोल्स मैटियोफन। ये ऑस्ट्रिया की कंपनी है, ऑस्ट्रिया का एक शहर है, उसके ऊपर ये ऑस्ट्रिया जॉन ट्रंकन पोल्स ऑस्ट्रिया का एक बंदा था जिसने ये खोलनी शुरू की थी। इन 1934 उसने वो करी, मतलब रिपेयरिंग शॉप निकाली। उसके बाद 1941 में उसने DKW की मोटर बाइक से जिसको बेचना उसने शुरू किया। सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद उसने सोचा कि क्यों ना मैं अब अपनी बाइक्स प्रोडक्शन में आऊं। तो सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद उसने सेकेंड वर्ल्ड वॉर के टाइम वो डीजल इंजन रिपेयर करने का काम करता था, जॉन ट्रंकन पोल्स। उसके बाद उसने सोचा क्यों ना मैं अपनी बाइक प्रोडक्शन, एक प्रॉपर बाइक प्रोडक्शन में आ जाऊं। तो उसने 1951 में R100 एक बाइक थी जिसका प्रोटोटाइप बनाया था। उसके बाद इन 1953 उसके बाद 1953 में सीरियस प्रोडक्शन उसकी स्टार्ट हुई थी। उसने वो प्रोडक्शन स्टार्ट की थी विद 20% 3 बाइक्स पर डे के हिसाब से। तो 3 बाइक्स एक दिन में बनती थी। 20% के साथ उसने R100 की एक बाइक बनानी शुरू की थी। तो इस पूरे प्रोसेस से केटीएम की शुरुआत हुई थी। और अब केटीएम इतना कैसे जाना जाता है? अब केटीएम एक ऑस्ट्रियन कंपनी है, जैसे मैंने आपको बताया। उसके साथ इंडियन कंपनी जो बजाज ऑटो है उसके साथ टाई अप है। तो ये दोनों कंपनीज जो केटीएम कंपनी को चलाती हैं। रीजन क्या है? केटीएम बाइक्स को हर कोई क्यों इतना प्रेफरेबल दिखाता है, क्यों बोलता है कि तुम केटीएम बाइक ले लो अगर तुम स्पोर्ट्स बाइक में हो तो? बिकॉज केटीएम बहुत ही पुरानी कंपनी है और बहुत ही ट्रस्टेबल कंपनी है। कब केटीएम में उन्होंने जो जो चीजें निकाली हैं वो सब वर्थ इट है। वर्थ इट तो चलो मैं बोल दूंगा, कभी कभी वर्थ इट नहीं भी होती, पर केटीएम की सबसे बड़ी खासियत यही है कि वो अगर कोई भी बाइक निकाल रहा है तो उसमें वो कुछ भी कॉस्ट कटिंग के लिए कोई चीजें निकालता नहीं है। वो केटीएम जो कंपनी है वो एक बाइक में, अगर आपको बाइक 50,000 कम भी पड़ रही होगी तो वो बाइक उन लोगों के लिए निकालता है जो 50,000 ज्यादा खर्च लेंगे, पर उनको हर चीज चाहिए। इट मीन्स केटीएम भी कॉस्ट कटिंग करने के लिए कुछ ऐसा नहीं करता कि जिसमें वो सामान वगैरह निकाल दे तो उसमें उसके 2-3-4 हजार रुपए बच जाए, 2-3-4 हजार कस्टमर का फायदा हो जाए। वो उसमें ये चीज नहीं देखता कि कस्टमर के थोड़े पैसे कम लगे। पर केटीएम एक ऐसी बाइक है जो अपनी बाइक्स में हर चीज एक छोटे पैकेज में बड़ा धमाका वाली जो बात है वो केटीएम पे बिल्कुल अच्छे से बैठती है कि उनकी कोई बाइक होगी उस बाइक में वो हर चीज डाल देंगे जो कोई सुपर बाइक या स्पोर्ट्स बाइक में, बड़ी स्पोर्ट्स बाइक में आप मतलब सोचते हो। एग्जांपल्स मैं आपको बताता हूँ कि अभी केटीएम ड्यूक 390 आई है। केटीएम ड्यूक 390 जिस वर्जन की मैं बात करूँ वो 1 साल पुराना वर्जन है, अभी तो BS6 है, मैं BS4 की बात करूँ। केटीएम ड्यूक 390 में उन्होंने निकाली TFT डिस्प्ले। अब एक TFT डिस्प्ले जो स्पीड क्लस्टर में काम आती है, एक टोटल डिस्प्ले जो है वो कार्स तक में अब आनी शुरू हुई है। और जो बाइक्स थी उस टाइम पे वो सुपर बाइक्स या स्पोर्ट्स बाइक्स में आती थी, पर उन्होंने केटीएम ड्यूक 390 एक छोटी बाइक, आई नो इट्स नॉट अ छोटी बाइक, वो 400cc की बाइक है, बट फिर भी इन दिस कैटेगरी TFT डिस्प्ले लाने का कोई सोच भी नहीं सकता था। और उसके बाद एवोल्यूशन आती, कोई एक कंपनी करती है तो उसके बाद और कंपनीज ने भी अपनी चीजें करनी शुरू करी। जैसे कि TFT डिस्प्ले की मैं बात कर रहा हूं तो केटीएम ने TFT डिस्प्ले निकाली, उसके बाद काफी कंपनियों ने निकाली, जैसे अपाचे ने निकाली, TVS अपाचे RR 310 पहले स्पीडोमीटर के साथ आता था, उसने अगर इस BS6 वर्जन में उसने TFT डिस्प्ले निकाल दी। अभी जो यामाहा R15 V3 है, जो अगला वर्जन यामाहा भी सोच रहा है TFT डिस्प्ले निकालने का। काफी चीजें, मतलब एक एवोल्यूशन आता है कि कोई कंपनी शुरुआत करती है तो बाद में उसका फायदा कस्टमर को ही होता है। तो केटीएम इज वन ऑफ देम जो हर चीज का ये जिम्मा उठाती रही है कि हम स्टार्ट करेंगे, उसके बाद और कंपनीज भी आती रहेंगी जिसका फायदा कस्टमर को ही होता है। एक तो एग्जांपल मैंने दे दी कि केटीएम जो है कोई भी कॉस्ट कटिंग करने के लिए अपनी चीजों को सब्सट्रैक्ट नहीं करता, ऑल्दो ऐड ही करता है जो कि कस्टमर को फायदा है।
और सबसे दूसरी थिंग, केटीएम किस कैटेगरी में आती है? केटीएम आती है स्पोर्ट्स बाइक की कैटेगरी में, स्पोर्ट्स कंपनी की कैटेगरी में। और स्पोर्ट्स कंपनी या स्पोर्ट्स बाइक कोई इंसान क्यों को चूज करता है? क्योंकि उसको स्पीड चाहिए, उसको बाइक तेज चलानी है, उसको बाइक से थ्रिल चाहिए। आई नो थोड़ा सा सेफ भी चलाओ, सारे गियर्स पहन के चलाओ, ये मैं आपको हमेशा रिकमेंड करूंगा, बट हाँ वो बाइक इसलिए दे रहा है क्योंकि उसको थ्रिल चाहिए, उसको स्पीड चाहिए। स्पीड कहां से आती है? आप बोलोगे हाँ जिस इंजन का ज्यादा हॉर्स पावर है, जिस इंजन की ज्यादा बीएचपी है, जिस इंजन की ज्यादा क्यूबिक कैपेसिटी है, वो स्पीड आपको दे सकती है। तो रॉयल एनफील्ड भी 350 सीसी का है। आप बताओ वो कितनी की स्पीड से आप चला सकते हो, क्योंकि ये चीजें मैटर करती हैं। रॉयल एनफील्ड आप चलाते हो, रॉयल एनफील्ड मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताया वाई यू डोंट नीड, मतलब आप रॉयल एनफील्ड अगर ले रहे हो तो आप ये वीडियो देखने से पहले देख लेना, पहले लेने से पहले। क्यों? क्योंकि उसमें मैंने उसके थोड़े से डाउनग्रेड्स बताए हैं, डीग्रेड्स बताए हैं कि उस क्या दिक्कत है उसमें, उसकी वाइब्रेशंस की दिक्कत है। अगर आप उस बाइक को 100 सीसी के आगे लेकर 100 स्पीड 105 किलोमीटर पर आगे लेके जाते हो तो उसमें इतनी वाइब्रेशन है कि आपसे बाइक संभलती नहीं है। क्यूबिक कैपेसिटी से कोई मैटर नहीं करता, बीएचपी से कोई मैटर नहीं करता, मैटर करता है दो चीजों से जिससे बाइक तेज जाती है। वो कौन कौन से है? वो है एक तो वेट बहुत ज्यादा मैटर करता है कि बाइक का वेट क्या है, और एक तो है टॉर्क। ओके, फॉर एग्जाम्पल अभी मैं दो बाइक्स ले लेता हूँ, एक मैं लेता हूँ क्लासिक 350 BS6 और एक मैं लेता हूँ ड्यूक 390 BS6। फर्क सिर्फ 40 सीसी का है ड्यूक 390। अगर मैं अपाचे RC 200 या ड्यूक 200 भी लेता फिर भी वो 350 सीसी क्लासिक 350 से आगे जाती है। मैं आपको रीजंस बताता हूँ क्या है। ड्यूक 390 और 350 सीसी की अगर मैं बीएचपी की बात करूं तो ड्यूक 390 बीएचपी प्रोवाइड करता है 45 बीएचपी और रॉयल एनफील्ड बीएचपी प्रोवाइड करता है 20 बीएचपी। ओके, 45 और 20 बीएचपी। अगर मैं आपको ड्यूक 390 के टॉर्क की बात करूं तो आपको टॉर्क पड़ता है उसका 37 न्यूटन मीटर्स ऑफ टॉर्क, और रॉयल एनफील्ड क्लासिक 350 का आपको पड़ता है 28 न्यूटन मीटर्स ऑफ टॉर्क। कितना फर्क है? और क्यूबिक कैपेसिटी का कितना फर्क हुआ, सीसी का कितना फर्क हुआ? सिर्फ 40 सीसी का। ये एक चीजें हैं जिसमें इसी टॉपिक पे आगे आऊंगा। ये कुछ चीजें हैं जिससे केटीएम आगे बढ़ता है, जैसे कि 350 सीसी और 390 सीसी में सिर्फ 40 सीसी का फर्क है, बट आप उसकी बीएचपी में चेंज कर सकते हो। जो बीएचपी उसकी 43.5 बीएचपी है, जो आपकी उसकी बीएचपी 20 बीएचपी है, मतलब 23.5 बीएचपी का फर्क है सिर्फ 40 सीसी में। सिंगल सिलेंडर इंजन है, हाँ केटीएम्स के इंजन बहुत रिफाइंड होते हैं इसलिए पावर्स प्रोड्यूस कर पाते हैं। ओके, अब मुझे ये बताइए कि RC 350 जो क्लासिक 350 है उसका वेट क्या है? उसका वेट है 196 kg और इस बाइक का वेट क्या है? इसका वेट है 167 kg। कितना फर्क है? पावर इस टू वेट रेशियो कितना बढ़िया हो गया कि अगर पावर उसको 190, अगर 350 सीसी की 20 बीएचपी की बाइक है जिसमें 28 न्यूटन मीटर ऑफ टॉर्क है, उसको 196 बीएचपी 196 किलोग्राम की बाइक को आगे लेके जाना है, और उसके ऊपर अगर 60, 70, 80 केजी का बंदा बैठ गया तो 270 केजी को उस इंजन ने, उस टॉर्क ने, उस बीएचपी ने उसको आगे लेके जाना है। और अगर आप यही बाइक ले जाओ, यही केटीएम ड्यूक 390 ले लो, 165 केजी की बाइक है, हमारे पास 43.5 न्यूटन मीटर ऑफ टॉर्क है। एक तो उससे टॉर्क ज्यादा, ऊपर से उसका वेट कम। ये चीजें बहुत मैटर करती हैं। अगर आपको एक बाइक तेज चलानी है, ये चीजें बहुत मैटर करती हैं। एक तो आपकी बाइक का वेट कम होना चाहिए, दूसरी आपकी बाइक को बीएचपी से ज्यादा टॉर्क की ज्यादा जरूरत है। अगर आप बाइक तेज चलाना चाहते हो तो बीएचपी इज नॉट द थिंग। बीएचपी आपको 7 to 8,000 आरपीएम या 5 to 7,000 आरपीएम के बीच में अपने रिजल्ट शो करती है। ये चीज आपको समझनी पड़ेगी। अगर आप बाइक ले रहे हो ड्यूक 390 तो 43.5 भी है, 43.5 टॉर्क है, आपको बीएचपी में 37 न्यूटन मीटर ऑफ टॉर्क है, 43.5 बीएचपी है। आपको ये चीजें समझनी पड़ेंगी कि अगर आप समझ रहे हो कि 43.5 बीएचपी है तो वो 43.5 बीएचपी आपको 5 to 7,000 आरपीएम पे मिलेगी। जो टॉर्क है, टॉर्क क्या होता है? इनिशियल रोटेटिंग मोमेंट की आपकी टायर जो है कितना इनिशियल रोटेट हुआ, कितना इनिशियल आपकी बाइक को मिला, तो उसका टॉर्क आपको मिल रहा है 37 न्यूटन मीटर ऑफ टॉर्क। तो टॉर्क बहुत मैटर करता है, टॉर्क बीएचपी से ज्यादा मैटर करता है। ऊपर से आप केटीएम की बाइक का वेट कम है, ऊपर से उसकी टॉर्क ज्यादा, और रॉयल एनफील्ड क्लासिक की तरफ जाए, एक तो उसका वेट बहुत ज्यादा, ऊपर से उसका टॉर्क कम है, बट इंजन कैपेसिटी सिर्फ 40 सीसी का फर्क है। दिस इज द रीजन जो केटीएम बाइक को ज्यादा प्रेफरेबल करते हैं। अब मेरे पास एक बहुत अच्छी एग्जांपल है, मैं आपको एंड में दूंगा। वो एग्जांपल आपका सारे डाउट्स क्लियर कर देगी अगर आपके पास अभी भी डाउट्स हैं तो। अच्छा, एक तो ये रीजन हो गया। थर्ड रीजन क्या है? थर्ड रीजन आपका ये है कि आपको जो केटीएम
केटीएम की जो केटीएम की थर्ड रीजन आपको मैं क्या बताऊं, थर्ड रीजन मेरी बात सुनो, थर्ड रीजन मैं आपको एंड में बताता हूं। आप मेरे को पहले मैं आपको इसकी एक अच्छी सी एग्जांपल देता हूं, जो ड्यूक 390 और क्लासिक 350 की मैंने एग्जांपल दी। मैं फिर से एक बार रिपीट कर देता हूं। ड्यूक 390 में आपको मिलता है 43.5 bhp 37 न्यूटन मीटर्स ऑफ टॉर्क, और क्लासिक में आपको मिलता है 20 bhp और 28 न्यूटन मीटर्स ऑफ टॉर्क। डिफरेंस सिर्फ उनमें इतना ही है कि 40 सीसी का 350 सीसी का वो इंजन है और 390 सीसी का वो इंजन है, 40 सीसी का फर्क है। बट ये ड्यूक 390 इज वे मोर फास्टर देन क्लासिक 350। रीजन, एक तो क्लासिक 350 क्रूज बाइक है, दूसरी बात क्लासिक 350 का वेट है 197 केजी, और ऊपर से ड्यूक 390 का वेट है 167 टू 69 केजी, इतने का राउंड इसका वेट है। सो वेट इज टू बॉडी रेशियो कितना बढ़िया हो जाता है केटीएम ड्यूक 390 में। टॉर्क ज्यादा, वेट कम, टॉर्क कम, वेट ज्यादा। क्लासिक 350 में टॉर्क कम, वेट ज्यादा। सो इसलिए केटीएम बाइक्स जो है वो टॉर्क की तरफ ज्यादा ध्यान देते हैं बीएचपी को छोड़ के। अभी मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। एक एग्जांपल है, हमारे पास से केटीएम सुपर ड्यूक है 1290, और ऊपर से आप ले लो कावासाकी H2R। अब कावासाकी H2R इज नॉट अ रोड लीगल बाइक। आप इस नाम से देख सकते हो कि वो बाइक इतनी फास्ट है कि वो रोड लीगल नहीं है, बट फिर भी 0 to 100 किलोमीटर पर आवर में जो केटीएम की 1290 जो बाइक है वो किसी भी बाइक को पीछे छोड़ देती है। कावासाकी H2R तो कुछ भी नहीं है, आप कोई भी बाइक ले लो, बट केटीएम 1290 जो है, केटीएम 1290 उसको सुपर ड्यूक भी बोलते हैं, वो बाइक 0 to 100 किलोमीटर पर आवर में किसी भी बाइक को पीछे छोड़ देती है। रीजन, उसका टॉर्क, उसका इनिशियल मूवमेंट, उसकी स्टार्टिंग, उसके इलेक्ट्रॉनिक्स, काफी चीजें मैटर करती हैं जो केटीएम को इतनी आगे तक लेके आती हैं। कावासाकी H2R का वेट इतना है कि वो 0 to 100 किलोमीटर पर आवर जो है उससे ज्यादा तेज कर नहीं सकती। मैं मानता हूं जो अपर स्पीड है, जो लिमिट ऑफ स्पीड है कि जो 300 सीसी के आगे है, 300 किलोमीटर पर आवर के आगे है, उससे आगे केटीएम ड्यूक नहीं जा सकता, बट कावासाकी H2R जा सकते हैं। बट दैट्स व्हाई आई वाज सेइंग अबाउट 0 to 100 किलोमीटर पर आवर। उसका टॉर्क, उसकी स्पीड इतनी ज्यादा है कि केटीएम को कोई भी मात नहीं दे सकता। केटीएम इसलिए सबसे ज्यादा स्पोर्ट्स बाइक में मानी जाती है क्योंकि उसका टॉर्क इतना ज्यादा है। ओके, ये तो आपको समझ लग गया। अभी आपको पता लग गया कि केटीएम इतना बेटर क्यों है। अभी मैं आपको बताता हूँ कि एक और क्वेश्चन मेरे को आते हैं कि केटीएम जो है इतना महंगा भी क्यों है। केटीएम में इतना महंगा क्या लगा होता है जो बाकी बाइक्स में लगा होता है। प्लास्टिक की बॉडी है, स्टील की बॉडी भी नहीं है। प्लास्टिक की बॉडी जो है कहीं बच गई, क्या होगा, प्लास्टिक की बॉडी है, ये भी इतना भी बेकार प्लास्टिक नहीं है यार, फाइबर की बॉडी है, उसकी कोई इश्यू नहीं आता। सो ये इतनी महंगी क्यों है? इतनी महंगी इसलिए क्योंकि केटीएम में रिसर्च एंड डेवलपमेंट R&D का काम बहुत ज्यादा है। केटीएम की बाइक्स जो है, केटीएम की कंपनी हमेशा कोई ना कोई एक्सपेरिमेंट करती रहती है जिससे उसका वेट इज टू बॉडी रेशियो और बढ़िया हो जाए। सोचो 167 केजी की जो बाइक है उसका टॉर्क जो है 37 न्यूटन मीटर ऑफ टॉर्क है, उसको और अगर कर देंगे तो बाइक कितनी बेटर हो जाएगी। इसीलिए थोड़ी सी कॉस्ट ज्यादा होती रहती है। जब हम रिसर्च एंड डेवलपमेंट की कॉस्ट भी हर बाइक में लगती है कि उन्होंने काफी ज्यादा मेहनत करी होती है किसी भी बाइक को तैयार करने के लिए। ओके, आई थिंक आपको समझ लग गया होगा कि केटीएम जो है इतनी बेटर बाइक क्यों है। अगर आपको कोई और भी क्वेश्चन है तो प्लीज मेरे को बताना। सबसे मेन चीज है कि केटीएम और टॉर्क, केटीएम और सबसे बड़ा उसका रिश्ता है, केटीएम का रिश्ता है टॉर्क के साथ, और रॉयल एनफील्ड और बाकी चीजों का रिश्ता होता है बीएचपी के साथ। केटीएम जो बाइक्स है वो टॉर्क की तरफ, बीएचपी के इंस्टेड ऑफ वो टॉर्क पर ज्यादा ध्यान देती हैं, और बाकी बाइक्स बीएचपी के ज्यादा ध्यान देती हैं। दैट इज वाई द केटीएम इज द बेस्ट स्पोर्ट्स बाइक कंपनी एंड द बेस्ट प्रेफरेबल स्पोर्ट्स बाइक इन द वर्ल्ड और इन एनी कंट्री। थैंक यू सो मच। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक, चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, एंड प्लीज वीडियो को पूरा देखो सो दैट मेरे को पूरा वॉच टाइम मिल सके और हम अपने सब्सक्राइब जरूर करते रहे कि हम अपनी फैमिली को बढ़ा सकें। थैंक यू सो मच।